गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो मिली एम्पियर्स तक में या माइक्रो एम्पियर तक में करंट को मेजर कर लेता है। ठीक है, क्योंकि इस सर्किट में ऐसा तो नहीं कि एसी का लोड लगा रखा तो 10-15 एम्पियर करंट जाएगा, तो बहुत गिना चुना करंट फ्लो होगा। तो उस करंट को मेजर करने के लिए आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो बहुत कम करंट को मेजर कर सकता हो। बनाया? चलिए, तो अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए, पहले ई फोटोन जो है पिछली क्लास में पढ़ाया था, ई फोटोन आपका होता है एच न्यू, ये आपका होता है एच, तो यहाँ पर कांस्टेंट है और न्यू यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए फोटोन की एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। अगर फोटोन की मिनिमम एनर्जी है तो कंडीशन आती है फ्रीक्वेंसी पर, मतलब फोटोन की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। यही तो है ना, एनर्जी का है एच न्यू, एच तो कांस्टेंट है, तो सारा कंडीशन किस पर आई, न्यू पर आई। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए फोटोन की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे न्यू नोड। न्यू तो है ही है ना, न्यू तो है ही है, नोड, ठीक है, जिसे बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नोड। समझे? तो लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, फॉर ए गिवन मेटल, फॉर ए गिवन मेटल, comma, there exists a certain minimum frequency, there exists a certain minimum frequency, there exists a certain minimum frequency, ब्रैकेट में लिखिए न्यू नोड of the incident photon below which, हाँ इंसिडेंट मतलब आने वाला, इंसिडेंट फोटोन below which no photo electron are emitted, below which no photo, below which no photo electron are emitted, no photo electron are emitted। देखिए, है तो ये इलेक्ट्रॉन ही, तो इलेक्ट्रॉन और फोटो इलेक्ट्रॉन में कोई अंतर होगा क्या? नहीं। यहाँ पे जो हमने वर्ड लिखा फोटो इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखो चाहे फोटो इलेक्ट्रॉन लिखो, वे सिनोनिमस वर्ड ही हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ना बोलकर यहाँ पर क्या बोला गया है, फोटो इलेक्ट्रॉन बोला गया है। ठीक है, यहाँ इन दोनों प्लेट के बीच में जब तक हैं ये फोटो इलेक्ट्रॉन है, और जैसे इस प्लेट के एंटर हुए और यहाँ पे सर्किट में फ्लो होना शुरू हुए तब इनका नाम इलेक्ट्रॉन ही हो जाएगा। है ये इलेक्ट्रॉन ही,
लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में है तो इनको अलग से स्पेशल नाम फोटो इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया, आर एमिटेड, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, हाँ फुल स्टॉप के बाद, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, THRESHOLD, THRESHOLD, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फुल स्टॉप। इसी में आप अगली लाइन में लिखिए, ई फोटोन का एक फॉर्मूला और था, ई फोटोन इक्वल टू hc/λ, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी पर जो कंडीशन है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की है तो लैम्डा पर कंडीशन क्या होगी, मैक्सिमम लैम्डा या मिनिमम लैम्डा? अच्छा ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम की कंडीशन आएगी, ये 1/, में नहीं है। हाँ तो ये मिनिमम है ना, मिनिमम इतना होना चाहिए, मिनिमम मतलब 500 होनी चाहिए। अगर इस पर कंडीशन है मिनिमम की तो इस पर कंडीशन किसकी होगी, मैक्सिमम की, क्योंकि ज्यादा कम से कम इतना होना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इतना होना चाहिए, सॉरी। अगर उस पर कंडीशन है कि कम से कम 500 होनी चाहिए, कम से कम 500 का मतलब 500 हो या फिर 510 या 520 या 540, तो लैम्डा पर कंडीशन कैसी रहेगी कि मान लो ये 1000 है तो 1000 से आपका क्या, 1000 से कम मैक्सिमम लैम्डा, मैक्सिमम अगर 1000 तो इससे कम 1000 या 900 या 800, ऐसा। नहीं समझ पा रहे, समझ गए तो ठीक है, क्योंकि वो ऊपर है और वो नीचे है, उस पर अगर मिनिमम की कंडीशन है कि मिनिमम इतना हो तो फिर इस पर कंडीशन मैक्सिमम की आ जाएगी कि मैक्सिमम इतना हो। लिखिए, सिमिलरली देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मैक्सिमम वेवलेंथ, सिमिलरली देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मैक्सिमम वेवलेंथ, सर्टेन मैक्सिमम वेवलेंथ। अब इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे वो न्यू नोट है ऐसे ही किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसे किससे लिखेंगे, उसे न्यू नोट से लिखा तो इसे किससे लिखेंगे, हाँ तो लैम्डा नोट से लिखो ना, ये तो मैं पूछ रहा हूँ। ब्रैकेट में ये लैम्डा नोट, ब्रैकेट में लिखिए लैम्डा नोट ऑफ इंसिडेंट फोटोन, लैम्डा नोट ऑफ इंसिडेंट फोटोन above which no photoelectrons are emitted, above which no photoelectrons are emitted, above which no photoelectrons are emitted, full stop। This wavelength is called the threshold wavelength, this wavelength is called the threshold wavelength, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, if the intensity of the light increases, if the intensity of light increases, है ना। तो पहले यहां पे देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट से क्या मतलब है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मान लो अभी यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट के हम जो फोटोन डाल रहे हैं, 1 सेकंड में हम यहाँ पे एक जो फोटोन डाल रहे हैं वो 1 सेकंड में 10 फोटोन डाल रहे हैं, 1 सेकंड में 10 फोटोन डाल रहे हैं, 10, फिर अगले सेकंड में फिर 10 10 10 ऐसे। अगर मैं 10 को बढ़ा के 1 सेकंड में डालने लगूँ 20 फोटोन, 1 सेकंड में 20 फिर 20 फिर 20, तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, यहाँ पर हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हम क्या बढ़ा रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। फोटोन सारे के सारे ग्रीन कलर की लाइट वाले ही हैं, लेकिन हमने उनकी पर सेकंड जो अमाउंट यहाँ पर डाली जा रही है हमने उसको बढ़ा दिया, है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब है नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर यूनिट टाइम,
नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं मान लो 10 फोटोन डाल रहा था 1 सेकंड में, तो 10 फोटोन डालने पर कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे? 10 ही निकल रहे होंगे, क्योंकि 1 फोटोन डलेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो अगर अभी तक 10 फोटोन डालने पर 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और मैं 10 की जगह अब 20 फोटोन डालने लगूं, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे? 20 निकलने लगेंगे। तो इसका मतलब इस सर्किट में पहले जहां पर 10 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, अब कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे? 20 घूम रहे होंगे। तो अगर सर्किट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा घूम रहे हैं तो क्या चीज़ बढ़ जाएगी? करंट नहीं बढ़ जाएगा। करंट क्या होता है कि सर्किट में कितने इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम में घूम रहे हैं, तो जहां पर डिफ्लेक्शन मान लो इतना था वो इतना नहीं हो जाएगा। तो अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो बढ़ जाते हैं, और वो बढ़ जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। समझ गए? तो पहले ये लिखिए, इंसिडेंट ऑफ लाइट का मतलब है नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर यूनिट टाइम। और अब नीचे लिखिए, नीचे लिखिए इंसिडेंट। हाँ भाई, उसमें दूसरा ऑब्जर्वेशन अभी है, उसमें लिखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज, उसमें लिखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज। अगर ये इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? करंट इन गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर तीसरी बात करते हैं कि अगर मैं जो भी फोटोन डल रहे हैं उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दूं। मान लो पहले मैं 10 फोटोन, अब मैं 10 के 10 ही रखूँगा। मैं 10 फोटोन डाल रहा हूँ ग्रीन कलर की लाइट वाले, ठीक है, ग्रीन कलर की लाइट वाले, या फिर हम लेते हैं ब्लू कलर की लाइट वाले। ब्लू कलर की लाइट वाले डलने पे कितनी काइनेटिक एनर्जी ले लेते थे वे? ग्रीन कलर में कितनी थी? 0 थी, क्योंकि ये 100 जूल की जरूरत थी और 100 ही दे पा रही थी। और इसकी जगह अगर मैं ब्लू कलर की लाइट डालता तो ब्लू कलर की लाइट की एनर्जी होती थी 110, तो ब्लू कलर की जब डलती थी तो 100 तो उसने रख ली और काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलती थी? 10। ठीक है, मतलब अब हम 10 फोटोन डाल रहे हैं ब्लू कलर के, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन वो 10-10 जूल की एनर्जी लेकर निकल रहे हैं। ठीक, अब अगर मैं जितने भी 10 फोटोन जो मैं डाल रहा हूँ वो ब्लू की जगह मैं इंडिगो के कर दूं, तो जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे वो कितने जूल की काइनेटिक एनर्जी लेकर निकल रहे होंगे? 20। इसका मतलब अगर मैं इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दूं तो क्या बढ़ जाता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपकी बढ़ जाती है। जो इलेक्ट्रॉन पहले फोटो इलेक्ट्रॉन 10-10 जूल की एनर्जी लेकर निकल रहे थे, अब वे 20-20 के लेकर निकल रहे हैं। अगर मैं इंडिगो की जगह वोयलेट कर दूं तो कितने के लेकर निकलने लगेंगे? 30 के लेकर निकलने लगेंगे। तो अगला लिखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीजेज, ऐसे लिखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीजेज, तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इंक्रीजेज, ये आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और एक चीज और है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका बढ़ जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है वो आगे जानेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज।
स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। हाँ, ऐसा थर्ड पॉइंट था ये। चलिए अब आगे लिखिए, द रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, यहां पर एक फोटोन आता है। फोटोन क्या है? एक वेव है यहाँ पर या पैकेट है? फोटोन एक पैकेट की फॉर्म में आता है। मेटल उस पैकेट को देखता है कि भाई तेरे पास पैकेट के पास कितनी एनर्जी है, कि जी मेरे पास तो 90 जूल है। तो फिर वो उसको क्या करता है, रिजेक्ट करता है या एक्सेप्ट करता है? रिजेक्ट करता है कि भाई मुझे कम से कम चाहिए 100। तो वो पैकेट वहीं पर बेकार हो जाता है। अगला पैकेट आता है 90 जूल का, फिर वही करता है। मेटल क्या देखती है कि 90 जूल से लेना है या रिजेक्ट करना है, तो रिजेक्ट करना है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर रेड कलर की लाइट को आप बहुत देर तक उसमें डाले रहे चले जाओ, तो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? दैट मीन्स रेड कलर की लाइट की मान लो यहाँ पर ग्रीन कलर की है 100, इसकी मान लो 90 है, इसकी मान लो कितनी है 80 है, इसकी 70 है। अगर दो रेड कलर के फोटोन एक साथ पड़ जाएं तो 70 140 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी 100 से। तो अगर रेड कलर की लाइट के दो फोटोन एक ही साथ पड़ जाएं तो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए था कि फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाता, निकल जाना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा निकल नहीं रहा। आप अगर आम भाषा में देखो, आपके पास अगर 100 रुपये का एक नोट नहीं है और आप 70 रुपये के दो नोट दो तो काम चल जाता है ना, लेकिन यहाँ तो ऐसा काम नहीं चल रहा। रेड कलर की लाइट को अगर आप 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे भी डाले रहो तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। इसका मतलब दो रेड कलर के फोटोन मिलकर एक बड़ी एनर्जी का पैकेट बना सकते हैं, नहीं बना सकते? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये प्रूव करता है कि जो लाइट है वो एब्सोल्युटली एक पार्टिकल है। अगर रेड कलर की लाइट अगर वह वेव होती तो दो वेव जुड़कर एक बड़ी वेव बन जाती, मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में। अगर ये लाइट वेव नेचर यहाँ पे दिखा रही होती, इस एक्सपेरिमेंट में अगर लाइट वेव नेचर दिखा रही होती तो दो रेड कलर की लाइट की वेव मिलकर एक बड़ी वेव नहीं बन सकती थी। और बड़ी वेव का मतलब ज़्यादा एनर्जी का मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाना चाहिए था। मान लो ग्रीन कलर की लाइट पे वो तुरंत हो जाता है, तो येलो कलर पे 2 मिनट में हो जाना चाहिए था, यहाँ पे 5 मिनट में, यहाँ पे 10-15 मिनट में, तो यहाँ पे भी हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रेड कलर की लाइट आप 1 घंटे 1 दिन मतलब कि पूरे दिन डाल कर रखो तो भी आपका गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे दिखाता है कि जो एनर्जी है वो पैकेट फॉर्म में होती है। पैकेट का मतलब प्योर पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो मैं नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये पिछली क्लास से 2 क्लास में चला है। तो अभी तुम लिखो जितना तुम्हें समझ में आ रहा है। तो पहला लिखिए, ए फोटोन हैज ए पार्टिकल नेचर। ए फोटोन हैज ए पार्टिकल नेचर that is a packet of energy. That is a packet of energy. That is a packet of energy. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, the energy of two or more photons the energy of two or more photons is not additive in nature. Is not additive in nature. Is not additive in nature. मतलब दो कम एनर्जी के फोटोन मिलके एक बड़ी एनर्जी का फोटोन नहीं बना सकते। और नेक्स्ट लिखिए, every metal has a certain energy requirement. Every metal has a certain energy requirement
for electron emission, this is called work function. This is called work function of metal. This is called work function of metal, represented as W, कैपिटल W लिखते हैं इसे, W और phi, रिप्रेजेंटेड एज W और phi. इसे या तो W से या phi से दिखाते हैं. ठीक है, फुल स्टॉप. इसी में लिखिए आगे. दिस शोज द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस शोज द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. This shows the attraction of electron from its parent atom. From its parent atom. इस पॉइंट को समझिए. जिस मेटल से हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन अपने आप क्यों नहीं निकल जा रहा बिना लाइट वाइट डाले? क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन का अपने पेरेंट एटम के साथ अट्रैक्शन है. ठीक है, अगर वो अट्रैक्शन वीक है तो हमने कोई लाइट डाली, मान लो रेड कलर की लाइट भी डाली तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. और अगर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो फिर हमें हो सकता है कि ग्रीन की बजाय भी ब्लू या इंडिगो डालनी पड़े, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा. तो उस मेटल प्लेट में मेटल एटम का इलेक्ट्रॉन के साथ जितना अट्रैक्शन है या इलेक्ट्रॉन का अपने मेटल के साथ जितना अट्रैक्शन है उतना ही हमें ज़्यादा एनर्जी की लाइट का फोटोन डालना पड़ेगा. ठीक है, चलिए, तो ये अब थ्योरी इसकी ख़त्म हुई. अब आगे चलते हैं हम इसके डेरिवेशन पर. तो हेडिंग डालिए, डेरिवेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. डेरिवेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो देखिए, जो आप यहाँ पे फोटोन डालते हैं, ई फोटोन, जो ई फोटोन है वो दो जगह पे खर्च होता है. जब आपने डाली थी वहाँ पर मान लो कौन सी कलर की लाइट, जब आपने ये डाली थी मान लो ब्लू कलर की लाइट डाली थी जिसकी एनर्जी कितनी थी, 110 थी. तो जो आपने 110 डाली, जब दैट मीन्स आपने डाली 110, तो 110 एनर्जी जूल की एनर्जी कहाँ कहाँ पर कंपोनेंट में खर्च हुई? 110 जूल जो है दो जगह पे खर्च हुई. दो जगह पे एक तरीके से उसका बैलेंस बैठेगा. एक तो 100 जूल कहाँ पर हुई? प्लेट में. उसे बोलेंगे वर्क फंक्शन. 100 जूल तो वर्क फंक्शन के लिए हुई, और बाकी 10 का क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में आ गई. तो बैलेंस तो पूरा आएगा ना. तो जो ई फोटोन है जो 110 है वो आपका आता है आपका वर्क फंक्शन, है ना, वर्क फंक्शन W ऑफ मेटल. एक तो यहां पर खर्च हुई जो कि हम कह रहे थे 100 है, प्लस के काइनेटिक एनर्जी, है ना, प्लस के पूरा ही लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. इसमें आपकी खर्च हुई. ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ई फोटोन इक्वल टू W और प्लस के आपके काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. ये मैं लिख सकता हूं. ठीक है, अब मैं काइनेटिक एनर्जी को लेफ्ट में रखना चाहता हूं और इन सबको उधर में. तो मैं अगर इसे रीबैलेंस करके लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, तो आपका ये बन जाएगा ई फोटोन माइनस के W, ये बन जाएगा. इसको मैं इधर भेज दिया ना माइनस करके, तो ये काइनेटिक एनर्जी, फिर मैंने इसे ऐसा करके लिख लिया. ठीक है, तो ई फोटोन तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. ई फोटोन को मैं कैसे लिख सकता हूं? ई फोटोन को मैं h न्यू ये लिख सकता हूं. फोटोन की जो एनर्जी है वो h न्यू होती है, अभी मैंने बताया. और
अगर वर्क फंक्शन आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो फिर मैं इसे एच न्यू नॉट लिखूंगा, क्योंकि आप देखिए कि अगर मैं एग्जैक्ट न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालता हूं, अगर मैं एग्जैक्ट ग्रीन कलर की लाइट डालता हूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है? 0। तो अगर मैं इसे 0 करता हूं तो W की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर एच न्यू नॉट नहीं आ जाती। यहाँ पर देखिए साइड में ई फोटोन तो आपकी एच न्यू हो गई, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपने काइनेटिक एनर्जी 0 कर दी तो माइनस के W, और अगर ये 0 आ रही है तो ऑब्वियसली कि फिर ये न्यू नॉट हो जाएगी। नहीं समझ में आ रही बात? यहाँ पे हम इसे ऐसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी है इक्वल टू एच न्यू माइनस के एच न्यू। मैं इसे अभी के लिए डैश लिख लेता हूँ, चलो मैं इसे डैश लिख लेता हूँ। अगर ये काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, अगर ये काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए तो फिर मैं इसे एच न्यू नोट लिखूंगा ना यहाँ पर। ऐसा मानिए मान लो आप बाजार से कुछ लेने गए, मान लो बाजार से कोई सामान लेने गए, आपके पास 100 रुपये का नोट था, ठीक है। और आप जब घर वापस वो सामान लेकर आए तो आपकी जेब में बाकी कोई पैसे नहीं, 0 पैसे हैं, तो सामान कितने रुपए का है? 100 रुपये का। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? मतलब कि मनी इन योर पॉकेट आफ्टर परचेज इक्वल्स टू मनी बिफोर परचेज माइनस के प्रोडक्ट वैल्यू। और अगर आपके पास अब मनी इन पॉकेट 0 है तो इसका मतलब जो आपके पास मनी बिफोर परचेज था वही तो प्रोडक्ट वैल्यू है। समझ लीजिए, तो इतना कोई बड़ी चीज नहीं है। मनी इन योर पॉकेट आफ्टर परचेज, यही काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मनी बिफोर परचेज, मनी बिफोर परचेज माइनस के प्रोडक्ट वैल्यू, ये हमारा हिसाब बन रहा है। मान लो आपके पास इनिशियली था, आपके पास 100 रुपये था और आपके पास मनी इन योर पॉकेट 10 है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट वैल्यू कितनी है? अगर आप 100 रुपये घर से लेके निकले और जब आप सामान वापस लेके जा रहे हो तो आपकी जेब में 10 रुपये भी बचे हुए हैं, तो आप कितने रुपए का सामान लेके जा रहे हो? 90 का, क्योंकि 100 माइनस 90 तभी तो आपके पास 10 है। ये समझ में आ गया? अगले दिन आप फिर कोई सामान लेने गए, आप जब सामान लेने जा रहे थे तब आपके पास 100 रुपये थे, और अब जब आप सामान लेके आ रहे हो तो आपके पास 0 रुपये हैं, तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है? प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी 100 ही है। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पर ये 0 लाना चाह रहे हो, अगर आप ये 0 लाना चाह रहे हो तो यहाँ पर जो फोटोन की मिनिमम, एक तरीके से आप फोटोन की मिनिमम एनर्जी डाल रहे हो ना, जो क्योंकि वर्क फंक्शन के बराबर हो रही है। ये वर्क फंक्शन, अगर आप इसे 0 कर रहे हो तो यहाँ पे जो आप मिनिमम एनर्जी डाल रहे हो वर्क फंक्शन के बराबर बैठ रही है, और मिनिमम एनर्जी जो आप डालते हो उसी को तो वो एच न्यू नोट बोलता है। मिनिमम एनर्जी डालते हो तो मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालते हो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी के फोटोन को बोलता है न्यू नोट। इसका मतलब आपने अगर ये 0 की तो ये एच न्यू नोट डाली आपने, और ये 0 एच न्यू नोट डाली तो W आपका एच न्यू नोट के बराबर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एच न्यू नोट और W की जगह मैंने लिखा कि W आपका हमेशा एच न्यू नोट होगा। ठीक है, अब चले आगे। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी का आपका ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर आपको वो इक्वेशन पता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लास 10th में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन नहीं पता तुम्हें? हैं? कैसी इक्वेशन हो? स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं पता तुम्हें? तो फिर पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं मैथ में तुम्हें इक्वेशन जाकर नहीं पढ़ाऊंगा। क्लास 10 में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन होती है, मैंने भी पढ़ी है 9th में, 10th में पढ़ी है मैंने ये। हैं? तो तुम्हें नहीं पढ़ाए होगे, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन 10th में ये इक्वेशन पढ़ाई है। तुमने पढ़ी है? तो इसने कौन सी किताब पढ़ ली? तो कोई सी भी किताब पढ़ी हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन होती है 10th में। वो ऐसा नहीं कि 11th में कोई पढ़ता है। कंपेयरिंग विद
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम यहाँ पर क्या होता है, स्लोप ऑफ है ना, स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप होता है। और सी क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखिए, अगर कहीं पे लिखा होता y इक्वल टू आपका यहाँ पे लिखा होता है √3 टाइम्स ऑफ x और प्लस के 2, तो इसका मतलब होता है ये √3 टाइम्स का मतलब होता है आपका tan 30 की वैल्यू होती है √3। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 कितनी की होती है, हाँ तो tan 60, आपका tan 60 डिग्री। और ये तो अगर आप इस इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, ये एक्सिस पता होंगे, ये एक्सिस पता है नहीं पता है, तो आप एक ऐसी लाइन प्लॉट कर रहे हैं जिसका जो स्लोप है 60 डिग्री है और ये y एक्सिस पर 2 का इंटरसेप्ट कट करती है। मान लो ये 1 है और ये आपका 2 है, तो एक ऐसी लाइन है जिसका स्लोप 60 डिग्री है x एक्सिस से और ये 2 के इंटरसेप्ट को y एक्सिस पे कट करती है। जैसे √3 की जगह 1/√2 हुआ। ओ, मैं यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सिखा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अगर y इक्वल टू √3x प्लस 2 है तो इसका मतलब होता है कि जो √3 है वो tan थीटा की वैल्यू होती है, जिसने पढ़ा होगा पता होगा। और 2 जो होता है वो y एक्सिस पे जो काटा है इंटरसेप्ट, ये जो इंटरसेप्ट काटा वो ये है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर अब देखिए, ये आपकी x एक्सिस है और ये अब आपकी क्या है, ये y एक्सिस है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी जो लाइन का स्लोप है वो h है, h एक पॉजिटिव वैल्यू होगी और जो हमारा इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव में है। नेगेटिव में मतलब इधर आपकी नेगेटिव ये चीज़ें चल रही हैं, तो आपका जो स्लोप है वो कुछ इस तरीके से है कि इंटरसेप्ट तो आपका नेगेटिव है और स्लोप आपका पॉजिटिव है, तो ये आपकी एक लाइन बनती है। और यहाँ पर जो इसने कट किया है, ये कितनी वैल्यू आ रही है आपकी, ये आपका आ रही है h न्यू नोट, क्योंकि नेगेटिव में कट कर रहा है तो इतना मैग्नीट्यूड है और यहाँ पर ये माइनस के h न्यू नोट बैठेगा। भाई ये रिएक्शन, ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, समझ रहे हो। ये जो यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ये क्लास 10th में आप पढ़ के आने चाहिए थे किसी भी स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। क्लास 10th में आप अपनी किताब खोल कर देखना, स्ट्रेट लाइन का चैप्टर होगा। अगर आपको नहीं आ रही है तो आप ये लाइन पढ़ के नहीं आए हो, पढ़ के आना दोबारा से, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर x एक्सिस पे हमारा क्या है, x इसको दिखाता है, किसको दिखा रहा है यहाँ पर, x किसको दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी को, और m किसको दिखा रहा है, इसको दिखा रहा है। तो x एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया है, एक्सिस पे हमने प्लॉट किया फ्रीक्वेंसी, और y एक्सिस पे हमारा क्या है, y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो y एक्सिस पे आपका है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन, ये इधर जाने पे बढ़ रही है, ये आपकी इधर जाने पे बढ़ रही है, ये आपका x एक्सिस, ये आपकी इधर जाने पे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये आपका इंटरसेप्ट है। चलिए अब देखें यहाँ पर, अगर मैंने अभी फ्रीक्वेंसी आपकी जो है, सॉरी फ्रीक्वेंसी है ये, अगर मैंने मान लो ये फ्रीक्वेंसी ली हुई है अभी, तो ये आपकी लाइन यहाँ पे कट करेगी। अगर मैंने यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी ली हुई है तो ये फ्रीक्वेंसी इस लाइन को यहाँ पे कट करेगी, और इस लाइन को जब मैं यहाँ पर लेफ्ट में मिलाऊंगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। चलिए, इस लाइन को अगर मैं यहाँ मिलाता हूँ तो ये ऐसे जाएगी, फिर ये आ जाएगी। इस लाइन को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ ये ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे आ जाएगी। इस लाइन को अगर मैं यहाँ पे मिलाता हूँ ये ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे आ जाएगी। और इस लाइन को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यहाँ पर अगर मैं ये फ्रीक्वेंसी चूज कर दूँ तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होती है, जब फ्रीक्वेंसी कितनी हो, काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होती है, जब फ्रीक्वेंसी न्यू कितनी हो, जब न्यू कितनी हो, न्यू भी जीरो हो, मिनिमम हो। न्यू मिनिमम कितनी है, न्यू मिनिमम को किससे रिप्रेजेंट करता है वो, हाँ तो यही जानना चाह रहा था।
इसका मतलब यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी ये न्यू नोट है, ठीक है। देखिए क्यों ये ऑप्शनल है? ये मैंने ये अगर नहीं बनाना तो मैं क्यों बनाता? हैं? इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप जरा देखिए कंपेयर करके, स्लोप क्या है इसमें? स्लोप कितना है वहां पे? h। चलिए अभी क्वेश्चन निकालिए ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। पहला क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो हमने सारी कहानी पढ़ी है ये कौन किसने डिस्कवर किया है? एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला किसके लिए मिला है? अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन वही है, एल्बर्ट आइंस्टीन रिसीव नोबेल प्राइज इन ईयर 1921 फॉर किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हालांकि उनकी जो सबसे फेमस इक्वेशन वो E=mc², लेकिन उसके लिए नहीं मिला है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला है। सेकंड, हु गिव्स द क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी किसने दी है? पिछली क्लास में पढ़ाया है, मैक्स प्लैंक। और फोर्थ, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
लाइट। चलिए 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे तो खेल है। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करिए। 5 पढ़िए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रॉन। पढ़िए, चारों ऑप्शन पढ़िए। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट गेट द बहुत बढ़िया। हाँ ए। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो अभी हमने देखा कि जब हम ग्रीन की जगह क्या डालते हैं, ब्लू डालते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही थी। हाँ, तो यही तो पढ़ना है, पढ़ो। चलिए 6 देखिए। हाउ डज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अफेक्ट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंटेंसिटी जब हम बढ़ा रहे थे, इंटेंसिटी बढ़ने पे क्या हो रहा था, वही नंबर ऑफ फोटोन जो डल रहे थे वे ज्यादा डल रहे थे, 10 की जगह 20 डल रहे थे, तो क्या हो जा रहा था, तो क्या इफेक्ट आ रहा था उससे। इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिजल्ट्स इन मोर इलेक्ट्रॉन बीइंग एमिटेड। चारों ऑप्शन में से पढ़िए। अगर 10 फोटोन पहले डल रहे थे तो 10 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। अब अगर 20 फोटोन डल रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 20 निकलेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, उनकी काउंट बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। ऑन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो क्या आएगा। हाँ, तो वही है, ये तो उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक डिक्रीज लिखना है, एक जो है डिक्रीज लिख लेना, ठीक है। 7 का आंसर। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ऑन इंक्रीजिंग द इंसेंटिव ऑन, ये डिक्रीज है, ये इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो क्या हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, है ना। 9 पढ़िए। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोइलेक्ट्रिक सेल। सेल मतलब वही सेटअप है, क्या है ये, पढ़िए चार ऑप्शन। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कि कम पे फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। 10th पढ़िए। इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड इफ। आपने जो फोटोन डाला उस फोटोन की जो एनर्जी है वो मेटल की रिक्वायरमेंट से ज्यादा होनी चाहिए, कम या बराबर, ज्यादा। मतलब मेटल की रिक्वायरमेंट अगर 100 है तो डलने वाला फोटोन या तो एग्जैक्ट 100 का हो या 100 से ज्यादा, है ना। तो यहीं पर है द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज मोर देन और इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे क्वेश्चन ये।